Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। हम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के सेकंड यूनिट को आज हम स्टडी करेंगे। हमने पहले सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास 5 समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिन्हें हम समाजशास्त्र के जगत में अग्रणी या पायनियर्स से संबोधित करते हैं। और ये 5 समाजशास्त्र के अग्रणी हैं ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल तुर्की एंड मैक्स वेबर। ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर की कंट्रीब्यूशन को हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम मार्क्स के योगदान को पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र विषय में विशिष्ट योगदान रहा है और उन्होंने समाज को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने में विशेष दिशा प्रदान की कि किस प्रकार से हम समाज को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। हम कार्ल मार्क्स के योगदान को निम्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं या उनके जो सिद्धांत है उसको निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। उन्होंने कुछ जो थ्योरीज दी थी, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स दिए, उन कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अतिरिक्त मूल्य यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू या सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने समाज की जो व्याख्या की उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। इनके अनुसार अतिरिक्त मूल्य का अर्थ है किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और खर्चे की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है, उसके बीच के अंतर को हम लोग अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अभी वर्तमान समय में कोविड-19 का दौर है और उस कोविड-19 के दौर में मास्क जो है वो अभी हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। तो अगर हम मास्क का निर्माण करते हैं तो मान लीजिए कि हम 20 रुपए का कपड़ा लेते हैं एक मास्क के निर्माण के अंदर और 10 रुपए के उसके अंदर कुछ, चाहे उसका इलास्टिक हो या कुछ स्टिचिंग हो, उसको काम में लेते हैं और जो स्टिच करता है, जो दर्जी है, वो मास्क बनाने के 10 रुपए और लेता है। तो इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो भी उस मास्क के निर्माण के लिए पूंजीपति ने जो स्थान या वित्तीय व्यवस्था की है उसके अंदर 20 रुपए खर्च होते हैं। तो हम देखते हैं कि उस मास्क की कुल लागत 60 रुपए आती है और फिर जो पूंजीपति है वो उस मास्क को बाजार में 80 रुपए में बेचता है। तो जो एक मास्क के ऊपर 20 रुपए का लाभ हुआ, यानी 60 रुपए उसकी लागत थी और उसको बेचा गया 80 रुपए में, तो 20 रुपए का जो था वो एक नेट प्रॉफिट हुआ। मार्क्स के अनुसार ये जो 20 रुपए है वो अतिरिक्त मूल्य है जिसको कि पूंजीपति प्राप्त करता है। किसी भी मास्क के निर्माण के अंदर दर्जी जो होता है उसने सबसे ज़्यादा श्रम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन पूंजीपति उस श्रमिक को 20 रुपए में से कुछ नहीं देता और स्वयं सारा पैसा अपने पास रख लेता है। मार्क्स का कहना है कि जो श्रमिक है उसके पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति और दक्षता नहीं होती है। इस कारण वह अपना श्रम जो होता है, अपनी मेहनत जो होती है, उसको पूंजीपतियों को बेच देता है और उसके श्रम के द्वारा उत्पन्न जो अतिरिक्त मूल्य है जो कि मास्क से प्राप्त होता है वो सारा का सारा पूंजीपति को मिलता है। इस प्रकार पूंजीपति उत्पादन के साधन जुटाने की क्षमता रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य के द्वारा विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण करता है। यहाँ पर शोषक जो है वो पूंजीपति है
और शोषित जो है वो श्रमिक है, उसके अंदर संघर्ष का मूल कारण ये अतिरिक्त मूल्य ही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति व्यवस्था की बुराइयों का भी मूल कारण है, क्योंकि श्रमिक को लगता है कि मेहनत सारी उसने की और उस मेहनत से जो मुनाफा हुआ वो सारा मुनाफा जो है वो पूंजीपति कमाता है। इसका परिणाम ये होता है कि श्रमिक जो है वो उसी स्थिति के अंदर रहता है जिसमें कि कई सालों पहले होता है, लेकिन पूंजीपति जो है उसके घर में एक घर से दूसरे घर, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति और अधिक समृद्ध होती जाती है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष का कारण बनता है। नेक्स्ट उनका जो कॉन्सेप्ट था वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स का मत था कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक, स्वामी और जमींदार पूंजीपति किसी न किसी रूप में पाए जाते रहे हैं और इसी क्रम के अंदर शोषित वर्ग के रूप में दास, गुलाम, किसान, मजदूर, इन नामों से हम लोग शोषित वर्ग को विभिन्न समाजों के अंदर देखते रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो था उसमें लिखा कि आज तक अस्तित्व में जो समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी अभी तक कोई भी समाज ऐसा नहीं पाया गया जिसके अंदर की वर्ग संघर्ष ना पाया गया हो या वर्ग संघर्ष देखने को ना मिला हो। मानव इतिहास की बात करें तो आदिम समाज सबसे पहले था, उसके बाद साम्यवादी समाज, फिर उसके बाद दास समाज, सामंती समाज और लास्ट में हम बोलते हैं साम्यवादी समाज की बात करते हैं और समाजवादी समाज की बात करते हैं। तो धीरे धीरे इनमें हमेशा हर समाज के अंदर संघर्ष पाया जाता रहा है। पूंजीपति युग के अंदर हम देखते हैं कि वर्ग संघर्ष जो था बहुत तीव्र हो गया और मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आएगा जब सर्वहारा वर्ग, जिसको कि हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, वो पूंजीपति वर्ग एवं व्यवस्था को समाप्त कर देगा। पूंजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था जो है वो स्थापित हो जाएगी, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर की शोषक वर्ग और शोषित वर्ग जो है वो नहीं रहेगा, वर्ग व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ समाज में असमानता का भी अंत हो जाएगा और सभी जो श्रमिक हैं उनको पूंजीपतियों से दुखों से, अपने जो दुख है, आर्थिक जो दुख है, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा उनकी सोच थी, ऐसा उनका भविष्य का समाज था, ऐसी उनकी कल्पना थी कि अंत में एक साम्यवादी समाज होगा जिसके अंदर की सभी वर्ग समान होंगे। एक उन्होंने बात की थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने हीगल के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसका सिद्धांत जो था वो हीगल से प्रभावित था। मार्क्स की द्वंद्वात्मक विचारधारा का मूल स्रोत जो है वो हीगल ही है। हालांकि मार्क्स की विचारधारा और इस सिद्धांत पर हीगल का प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु मार्क्स ने हीगल की नकल नहीं की है। वो हीगल से एग्री था लेकिन टोटली एग्रीड नहीं था। मार्क्स ने हीगल के दर्शन से द्वंद्ववाद की धारणा को लिया, किंतु मार्क्स की द्वंद्ववाद की धारणा हीगल के द्वंद्ववाद से पृथक थी या डिफरेंट थी। हीगल ने ये बताया था कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक जगत पर किया और कहा कि बाहरी जगत ही वास्तविक जगत है। मार्क्स ने कहा कि मनुष्य की मानसिक चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका अस्तित्व जो होता है उसकी चेतना को निर्धारित करता है। और हीगल का द्वंद्ववाद जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो मानसिक चेतना को इम्पोर्टेंस देता था और ये मार्क्स जो था वो सामाजिक अस्तित्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। मार्क्स का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन द्वंद्ववाद के सिद्धांत पर आधारित है और उन्होंने बताया कि इतिहास के परिवर्तन की भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष एवं साम्यवाद की स्थापना आदि के अंदर उन्होंने द्वंद्ववाद को यूज किया था।
हीगल के अनुसार भौतिक वस्तुएं प्रकृति तथा आत्मा के विकार से पैदा होती हैं, जबकि मार्क्स ये मानते हैं कि जिसे हम मन, मस्तिष्क या आत्मा कहते हैं वह भौतिक शरीर से पैदा होती है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने से उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन का एक विपरीत रूप है। उन्होंने अपना जो दास कैपिटल जो बुक थी उसके अंदर लिखा था कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स जो थे वो हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित अवश्य थे, किंतु उन्होंने हीगल के आदर्शवाद की उपेक्षा की दृष्टि से देखा और मार्क्स कट्टर भौतिकवादी थे, जिसके कारण ही उनका सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। मार्क्स के विचार हीगल के विचार से बिल्कुल विपरीत भौतिकता पर आधारित है। उनका कहना है कि भौतिक जगत पहले है और विचार बाद में आता है। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का आधार जहाँ विचार है, वहीं मार्क्स के जो सिद्धांत था उसका आधार जो है वो भौतिक जगत है। हीगल ने बताया था कि सबसे पहले एक विचार जो है मस्तिष्क के अंदर आता है और उस विचार के विपरीत एक दूसरा विचार दिमाग में आता है और उन दोनों विचारों में एक संघर्ष उत्पन्न होता है और उस संघर्ष के कारण एक संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जो पहला विचार होता है उसको उसने वाद कहा, उसके विपरीत जो विचार आया उसको उन्होंने प्रतिवाद कहा और उस वाद और प्रतिवाद के बीच द्वंद्व से एक संवाद उत्पन्न होता है और वो संवाद जो होता है वो पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत होता है और थोड़ी देर बाद वो संवाद वापस वाद में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके विपरीत एक विचार प्रतिवाद आता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंत में जो संवाद होता है वो पहले वाले संवाद से ज़्यादा परिष्कृत होता है। मार्क्स के इस भौतिक द्वंद्ववाद को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें तो जैसे किसी गेहूं के दाने को यदि जमीन में बो दें तो उसका वास्तविक स्वरूप समाप्त हो जाएगा और वह अंकुर के रूप में सामने आता है। और जहाँ तक अंकुर की स्थिति का प्रश्न है, अंकुर भी अपनी मूल अवस्था में नहीं रहता और उसका विकास भी एक पौधे के रूप में हो जाता है। संघर्षमय परिस्थितियों के कारण गेहूं के एक दाने के विकास होने से अनेक दाने उस पौधे पर लगते हैं। यदि हम गेहूं के बीज को वाद की स्थिति कहें तो पौधे को प्रतिवाद की स्थिति कहेंगे और इस पौधे पर लगे अनेक दानों की उत्पत्ति संवाद की स्थिति है। यह एक बीज के विकास की प्रक्रिया में संघर्ष की स्थिति है और ये स्थिति बाहरी संघर्ष की स्थिति नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष की स्थिति है। मार्क्स ने हीगल को ग्रहण तो किया लेकिन उसकी विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया। हीगल ने कहा था कि कोई भी विचार मस्तिष्क से पनपता है। मार्क्स ने यह कहा कि मस्तिष्क स्वयं एक भौतिक वस्तु है, इसलिए विचार के पनपने का आधार भी भौतिक ही है। मार्क्स कहते हैं कि मस्तिष्क के लिए विचार करना तभी संभव होगा जब शरीर का अस्तित्व बना रहता है। शरीर के विकास के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है और तभी विचार पनपता है, क्योंकि हीगल मानता था कि सबसे पहले एक विचार आता है और वही विचार जो होता है संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन मार्क्स का मानना था कि वो विचार एक मस्तिष्क में आता है, तो सबसे पहले मस्तिष्क जो है उसका विकसित होना ज़रूरी है। और मस्तिष्क क्या है? एक भौतिक वस्तु है। तो भौतिक जगत से या भौतिक वस्तु से वो जगत की उत्पत्ति को मानते थे, इसलिए उनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे के बारे में सोचें तो एक नवजात बच्चा कुछ भी विचार नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। वह तभी सोचने समझने लगता है जब उसके शरीर का विकास होता है, और जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। इसलिए विचार के पनपने के लिए शरीर का अस्तित्व होना ज़रूरी है, और शरीर का अस्तित्व बना रहने के लिए भोजन, कपड़ा और मकान होना ज़रूरी है, और ये सारी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हैं। इसलिए मार्क्स मानते हैं कि भौतिक दुनिया पहली है और विचार के पनपने की स्थिति बाद में है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या का मूल कारण या आधार भौतिक या आर्थिक बताया। वो आर्थिक जो स्थिति है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। उन्होंने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि उत्पादन के साधन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन अनुभव। उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों के द्वारा समाज व संस्कृति में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ उत्पादन की शक्तियों के अंदर हम दो चीज़ें रखते हैं, उत्पादन अनुभव और उत्पादन के उपकरण। उत्पादन अनुभव जो होता है उसके अंदर किसी भी मजदूर का श्रम आता है, कौशल आता है, और उत्पादन के उपकरण में मजदूर आते हैं। तो उत्पादन की शक्तियों में हम दो चीज़ों को देखते हैं, उत्पादन के अनुभव और उत्पादन के उपकरण। तो जो मजदूर है, श्रमिक है, उसका स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है समाज के साथ में, और उसका जो श्रम का या कौशल जो है वो भी समाज के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। तो हम देखते हैं कि उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता रहता है। और मार्क्स ने आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना था और अन्य सभी जैसे कि सामाजिक राजनीतिक कारक जो था उनको द्वितीय श्रेणी के अंदर रखा था। उनका मानना था कि आर्थिक कारक जो है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन उसमें गति प्राप्त करता है। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण आर्थिक कारक को मानते हैं, इसलिए उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आर्थिक निर्णायकवाद का सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर ही की, इसलिए इनको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कट्टर समर्थक कहते हैं। लास्ट जो थ्योरी दी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ अलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु से, जिस वस्तु को कोई व्यक्ति, श्रमिक जिस वस्तु का उत्पादन करता, उस वस्तु के प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहता, अलगाव। तो उन्होंने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसको अलगाव की अवधारणा के बिना नहीं समझा जा सकता। मार्क्स की मान्यता थी कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने बताया कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशीनें भी नहीं थी, व्यक्ति सब कुछ अपने हाथों से काम करता था। किसी भी वस्तु का उत्पादन से लेकर उसके अंतिम स्वरूप तक वो अपने हाथों से काम करता था और वस्तुओं को बनाने में उसे एक मानसिक संतोष मिलता था। लेकिन जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा, श्रम विभाजन का मतलब हुआ कि सब व्यक्तियों को कार्य का बंटवारा कर दिया गया। किसी एक वस्तु का निर्माण करने के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग काम सौंप दिया गया। जैसे अगर कुर्सी बनानी है तो किसी को उसका पिक्चर बनाने के लिए कहा, किसी को उसकी फ्रेमिंग करने के लिए कहा, किसी को उसकी पॉलिशिंग करने के लिए कहा। तो सबको अलग अलग काम सौंप दिया गया। अब कोई एक व्यक्ति एक कुर्सी का निर्माण नहीं करता, 4-5 लोग जो हैं वो एक कुर्सी का निर्माण करते हैं। इससे श्रम का बंटवारा हो गया। तो जब श्रम विभाजन हुआ तो उत्पादन के साधनों में विकास हुआ और जैसे जैसे व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव होता चला गया। नए नए उपकरणों के आने से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक छोटा सा हिस्सा बन गया। मतलब पूरी कुर्सी को बनाने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है। तो हर व्यक्ति का योगदान जो था वो बहुत छोटा सा रह गया। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु के साथ किसी प्रकार का लगाव नहीं रह जाता था। श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं रहा, उसे कार्य के प्रति अरुचि पैदा कर दी। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों आदि में काम के प्रति अलगाव पैदा कर दिया और इस अलगाव की भावना के कारण व्यक्ति का स्वयं से दूसरों के साथ उसके संबंधों में भी अलगाव पैदा हो गया।
अलगाव की भावना के कारण श्रमिक का जीवन निष्क्रिय हो गया। अब उसे उस वस्तु में किसी प्रकार को इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उसे कोई लगाव नहीं रहा उस वस्तु के प्रति। धीरे धीरे उसका काम में इतना मशीन बन गया कि उसके पास खुद की रुचि के लिए भी वक्त नहीं रहा। उसे यही नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, किस तरह से वो खुश हो सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को उस काम में इतना झोंक दिया, उसने अपने आप को मशीन बना दिया, उसके पास वक्त नहीं रहा खुद के लिए। तो वो खुद से भी अलगाव हो गया, कम्युनिटी समुदाय से अलगाव हो गया, क्योंकि वो समुदाय के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहा है, तो उसे समुदाय में भी अलगाव पैदा हो गया और ऐसी स्थिति के अंदर वह अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें एक उदास श्रमिक तोड़फोड़ करता है और मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने अलगाव जैसी हानिकारक भावना पैदा कर दी। इस प्रकार से मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो योगदान दिया उसके अनुसार उनका महत्व समाजशास्त्रियों में बढ़ गया और एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का उपयुक्त योगदान विशिष्ट रहा। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और अलगाव का सिद्धांत दिया। अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खीम के योगदान की। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जो योगदान रहा, उस योगदान को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने कांट का जो कार्य था उसको ही आगे बढ़ाया था। दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र को एक पृथक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थान दिलवाने के लिए अनेक कार्य किए। दुर्खीम का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना था। कोई भी सामाजिक घटना घटित हो रही है, कोई भी सामाजिक समस्या है, उस पर जितने भी कारक हैं, चाहे वो सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, उन कारकों का जो प्रभाव पड़ता है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने पर उन्होंने जोर दिया। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक न्यूतन तथा विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक नए विज्ञान के रूप में, एक स्पेसिफिक साइंस के रूप में उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो इमाइल दुर्खीम ने दिया, जो एक वास्तविक और स्वतंत्र विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। क्योंकि हम कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी समाज का अध्ययन किया जाता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। तो दुर्खीम ने, सबसे पहले हम उसके अगर योगदान की बात करते हैं तो आता है दुर्खीम की मान्यताएं। पोस्टुलेट्स ऑफ दुर्खीम। दुर्खीम ने निम्नलिखित बातों को मानते थे जिन्हें विद्वानों ने उनकी मान्यताएं कहा। दुर्खीम मानते थे कि समाज में सामूहिक चेतना विद्यमान होती है। कोई भी समाज जो है उसके अंदर व्यक्तिगत चेतना की अपेक्षा सामूहिक चेतना विद्यमान रहती है। सामाजिक तथ्य यथार्थ होते हैं, अनुरूपता से संयुक्ता आती है, श्रम विभाजन से संयुक्ता आती है, जनसंख्या के आकार, सामाजिक घनत्व और श्रम विभाजन में परिवर्तन आता है और सामाजिक तथ्य जो है समाजी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कुछ दुर्खीम की मान्यताएं थी और इन सब विद्वान मानते थे कि ये सब मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट थी समाजशास्त्र के विकास के लिए। फिर हम बात करते हैं पद्धति शास्त्र की। तो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विस्तार से वर्णन और व्याख्या की। साइंटिफिक स्टडी मेथड जो है उसकी विस्तार से व्याख्या की और उसका वर्णन किया। दुर्खीम की मान्यता रही कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किए जाते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, तो जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण किया जाता है, वैसे ही समाजशास्त्र के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हम समाजशास्त्र को
प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष रख पाएंगे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया, यानी जो जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन करना, उसमें स्वयं के विचारों का समावेश ना करना। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय घटनाओं के या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के अंदर समाजशास्त्री को स्वयं की भावना, उसके विचार, उसके पूर्वाग्रह आदि से स्वतंत्र रहकर अध्ययन करना चाहिए। तथ्यों का संकलन, वर्णन और व्याख्या निष्पक्ष रह के करनी चाहिए, यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन निष्पक्ष होकर करना चाहिए और दूसरा वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए, अपने विचारों का समावेश उसके अंदर नहीं करना चाहिए। आपने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के साथ या प्राकृतिक विज्ञानों के समान वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्रीय घटनाओं में कार्य कारण और प्रभावों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना चाहिए तथा घटनाओं से संबंधित सिद्धांत बनाने चाहिए। यानी कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, उस कारण को ज्ञात करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उसके बाद कार्य कारण जो प्रभाव है, कार्य कारण और उसके जो प्रभाव हैं उनके संबंधों का अध्ययन करना चाहिए और उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तुलनात्मक विधि के प्रयोग पर जोर दिया। कंपैरेटिव मेथड जो था उसके उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया। उनका कहना था कि सामाजिक तथ्यों, आंकड़ों तथा जानकारी की परस्पर तुलना करनी चाहिए और ऐसा करने से वास्तविकता का पता चलता है। जब हम दो घटनाओं की तुलना करते हैं, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी तुलना करते हैं, तो हमें वास्तविकता का पता चलता है, रियलिटी क्या है। समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने अपनी फर्स्ट बुक समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में श्रम विभाजन के कारणों, प्रकारों, परिणामों तथा प्रभावों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से वर्णन और व्याख्या की। उन्होंने देखा कि समाजशास्त्र श्रम विभाजन के कारण क्या है, कौन कौन से प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं और समाज पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से वर्णन या अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे समाज में आवश्यकताएं बढ़ती हैं। लोग बढ़ेंगे तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के सदस्य आपस में अपने श्रम को बांट लेते हैं, अपनी मेहनत को बांट लेते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अगर सभी एक ही प्रकार का कार्य या व्यवसाय करेंगे तो कठिनाई होगी, इसलिए सब अलग अलग काम करते हैं। दुर्खिम ने निष्कर्ष निकाला कि जब जब जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, तब तब समाज में एकता बनाए रखने के लिए श्रम का विभाजन होता है। किसी भी काम का अगर बंटवारा कर लिया जाता है तो समाज में एकता बनी रहती है। अगर आप देखें, परिवार में भी अगर काम बांट दिया जाता है तो परिवार में शांति बनी रहती है। उसी प्रकार से समाज में अगर श्रम का विभाजन कर दिया जाए, सब व्यक्तियों को अपना अपना काम बांट दिया जाए, तो समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। तो दुर्खिम ने समाज को दो वर्गों में बांटा, यांत्रिक एकता और जैविक एकता। यांत्रिक एकता व्यक्तियों की सजातीय एकता पर आधारित होती है। जब जनसंख्या कम होती है तो समाज के सदस्यों में परस्पर श्रम विभाजन का अभाव होता है। जनसंख्या कम होगी तो लोग अपनी जो नीड्स है, अपनी आवश्यकताएं जो हैं, उनको खुद ही पूरा कर लेंगे। जिन वस्तुओं की उन्हें ज़रूरत है उन वस्तुओं का उत्पादन जो है स्वयं कर लेंगे, तो वहाँ पर श्रम विभाजन का अभाव होता है। और जब श्रम विभाजन नहीं होगा तो विशेषीकरण भी नहीं होगा, इसलिए विशेषीकरण का भी अभाव होता है। उनमें परस्पर मानवीय व्यवहार, बौद्धिक आचार एवं सामाजिक सजातीयता होती है। उनके विश्वास, विचार, आचरण, व्यवहार सब एक जैसे होते हैं। हम जब बात करते हैं सावयवी समाज की या जैविक एकता की या सावयवी एकता की,
तो पहले के जो आदिम समाज या छोटे ग्रामीण समाज थे उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी। फिर जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर परिवर्तन होता गया। नगरों तथा महानगरों में सावयवी एकता होती है। दुर्खिम ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम का विभाजन भी बढ़ता है, और जो जिस काम को रेगुलर करता है, बार बार करता है, तो इससे उसमें विशेषीकरण आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। कोई व्यक्ति जब एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उस कार्य को करने में दक्ष हो जाएगा, तो उसमें विशेषीकरण आ जाएगा। इससे लोगों की परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर एक व्यक्ति किसी पूरी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वे परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। इससे उनमें एकता पैदा होती है। इस प्रकार से विकसित एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता का नाम दिया। आत्महत्या का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक ली सुसाइड या दी सुसाइड में 1897 में दिया। इनके द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धांत समाजशास्त्र विषय में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान है। इस अध्ययन में आपने आत्महत्या के कारणों, प्रकारों आदि का अनेक प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया। दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण आत्महत्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं: अहमवादी, परार्थवादी और अप्रतिमानित। इसलिए इनके कारणों को भी समाज में ही खोजना चाहिए। आपने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना। ये कोई एक व्यक्तिगत या निजी क्रिया नहीं है, मतलब कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो इसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि समाज जिम्मेदार होता है। इसलिए ये एक व्यक्तिगत तथ्य न होकर एक सामाजिक तथ्य है। एक समाज के दबाव के कारण ही आत्महत्या की जाती है, ऐसा उनका सोचना था। उनके अनुसार आत्महत्या के कारणों, प्रकारों, परिणामों आदि का अन्वेषण तथा व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करनी चाहिए। उन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी जो आपको याद रखनी है: अहमवादी, परार्थवादी और अप्रतिमानित। अहमवादी आत्महत्या के अंदर व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, समाज के प्रति उसका लगाव कम हो जाता है, व्यक्ति स्वयं को समाज से उपेक्षित या कटा हुआ महसूस करने लगता है, जिससे उसका अहम जो होता है वो उसके ईगो को ठेस पहुंचती है, उसका अहम जो होता है उसको ठेस पहुंचती है और वह सुसाइड कर लेता है। परार्थवादी आत्महत्या के अंदर व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से समूह तथा समाज में लीन हो जाता है। उसके लिए समाज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अवसर आने पर वह अपना जीवन समाज, समूह, देश, जाति आदि के लिए बलिदान कर देता है। दुर्खिम बलिदान को ही परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सैनिक जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, या राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जौहर के दौरान जौहर जो था वो इस प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण होते हैं। अप्रतिमानित आत्महत्या जो होती है, अनॉमिक सुसाइड, उसके अंदर जब व्यक्ति का सामाजिक संतुलन आकस्मिक रूप से नष्ट हो जाता है, एकाएक व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति है वो इससे प्रभावित होती है, जिसमें व्यक्ति जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम की स्थिति में इस प्रकार की आत्महत्याएं करता है। जैसे आर्थिक संकट हो या बैंकों के असफल या दिवालिया पिट जाने से जो पीड़ित लोग आत्महत्याएं करते हैं, या लॉटरी लग जाने की खुशी से जो आत्महत्या व्यक्ति मर जाते हैं, तो उस प्रकार की आत्महत्याएं अप्रतिमानित आत्महत्या के अंतर्गत आती है। हम बात करते हैं उसके बाद धर्म के सिद्धांत की। दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप 1912 में प्रस्तुत किया।
इस पुस्तक में उन्होंने धर्म की प्रकृति, स्रोत, स्वरूप, प्रभाव और धर्म में भिन्नताओं का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर में विश्वास तथा पारलौकिक शक्तियों में विश्वास ये धर्म नहीं है। धर्म की उन्होंने जो परिभाषा दी उसके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाना चाहिए और उन पर निषेध लगा दिए जाने चाहिए। उन्होंने दो चीज़ें बताई थी धर्म के अंदर, पवित्र और अपवित्र का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो भी वस्तुएं होती हैं या जो भी घटनाएं होती हैं उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, धार्मिक और लौकिक, या हम उसको पवित्र और अपवित्र भी कह सकते हैं। तो उसमें धर्म अपने मतावलंबियों को ये सिखाता है कि इन दोनों वर्गों को नहीं मिलाएं, पवित्र और अपवित्र को आपस में मिलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएं धर्म के अंतर्गत आती हैं, साधारण क्रियाएं, वस्तुएं आदि लौकिक के अंतर्गत या अपवित्र के अंतर्गत आती हैं। और उन्होंने धर्म को भी एक सामाजिक तथ्य बताया, इसलिए धर्म की उत्पत्ति का स्रोत भी समाज को ही माना। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक बातें और विशेषताएं समाज की विशेषताएं होती हैं। ईश्वर समाज का ही मानवीकरण होता है। धर्म के यथार्थ कार्य समाज के निर्माण, उसकी पुनर्स्थापना और समाज की एकता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इनके अनुसार धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। यानी जब बहुत सारे लोग किसी वस्तु को, किसी क्रिया को, किसी घटना को पवित्र कहते हैं तो धर्म के अंदर आ जाता है और उसको धर्म के अंतर्गत उसकी उपासना करना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद हम जब बात करते हैं सामूहिक चेतना की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपनी जो फर्स्ट बुक थी समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें किया था। और उन्होंने सामूहिक चेतना की एक परिभाषा दी थी कि एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाएं सामान्य तथा सामूहिक चेतना कहलाती हैं। जब अनेक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, हम जानते हैं कि समाज है और समाज के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जिससे कि सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो दुर्खीम का कहना था कि जब समाज में अनेक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे व्यक्तिगत चेतनाएं परस्पर घुल मिल जाती हैं और सामूहिक चेतना का रूप धारण कर लेती है। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई बात एक व्यक्ति के द्वारा कही जाती है तो वो इतनी प्रभावी नहीं होती जितनी कि कोई एक बात एक समूह के द्वारा कही जाती है। तो सामूहिक चेतना जो होती है वो व्यक्तिगत चेतना से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इनका अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है। व्यक्ति जब इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है तब उसे सामूहिक चेतना के दबाव तथा नियंत्रण का ज्ञान होता है। समाज के अंदर जितने भी नियम, कानून, कायदे, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं बनी है वो सामूहिक चेतना का ही परिणाम है। तो व्यक्ति जब भी किसी इस प्रकार की रीति, नीति, परंपरा का उल्लंघन करता है तो उसे सामूहिक चेतना के दबाव और नियंत्रण का ज्ञान होता है कि कितना सामूहिक चेतना प्रभावी है। और व्यक्ति इन सब चीज़ों को, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको समाजीकरण के द्वारा सीखता है। सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर तथा व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। वो व्यक्ति के अंदर से नहीं आता कि उसे कैसा व्यवहार करना होता है, उसे समाज के अंदर रहकर समाज के लोगों के द्वारा सिखाया जाता है। तो सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर होती है और व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार होते हैं। जो समूह के द्वारा स्वीकृत व्यवहार और विचार होंगे उनको हम सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत रखेंगे, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन।
कि एक ग्रुप के द्वारा कलेक्टिवली उन विचारों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उन विचारों को रखा जा रहा है जो सारे समाज में फैले होते हैं और सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं, जैसे सामूहिक चेतना रखते हैं, क्योंकि सामूहिक चेतना का ही एक स्वरूप होते हैं सामूहिक प्रतिनिधान। ये वे व्यवहार अथवा विचार होते हैं जिनके प्रति लोगों के मन में मानसिक और भावात्मक लगाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं और व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया से सामूहिक चेतना बनती है और सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जब उनमें अपने विचारों के प्रति एक सहमति पैदा हो जाती है तो उससे सामूहिक चेतना बनती है और उसी सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, ये सारे के सारे सामूहिक प्रतिनिधान हैं। किसी भी देश का झंडा, धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबल, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ, धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, मठ आदि सामूहिक प्रतिनिधानों के उदाहरण हैं। दुर्खीम का मानना था कि किसी भी समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने के लिए उसके सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो उनका कॉन्सेप्ट था वो था सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। दुर्खीम के अनुसार जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य वस्तुएं हैं और उनके अंदर दो विशेषता होती हैं, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता से अर्थ है कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है और ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। बाध्यता के विषय में दुर्खीम का मानना था कि सामाजिक तथ्य समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं, इसलिए व्यक्ति को ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति वैसा व्यवहार करना चाहता है, बल्कि व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है जैसे कि समाज उससे अपेक्षा करता है। समाज ने कुछ व्यवहार के तौर तरीके बनाए हैं और ये आशा करता है समाज की व्यक्ति उसी प्रकार उन्हीं तौर तरीकों के अनुसार व्यवहार करे। तो वो जो सामाजिक तथ्य हैं वो आंतरिक नहीं होते, बाह्य होते हैं और उस व्यक्ति को वैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, उसके ऊपर फोर्स डालते हैं। व्यक्ति वैसा व्यवहार करना नहीं चाहता, लेकिन उसे वैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो समाजशास्त्र में भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाज से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इमानुएल दुर्खीम ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो रहे, वो दुर्खीम की मान्यताएं, पद्धति शास्त्र, समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्य। ये इमानुएल दुर्खीम के महत्वपूर्ण योगदान था। इन सब के अकॉर्डिंग समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर के योगदान की। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर, कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में क्या योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, पद्धति शास्त्र की। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति के विकास में योगदान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में एक मौलिक अंतर है। उनका कहना था कि प्राकृतिक घटनाएं सामाजिक क्रियाओं की तरह अर्थपूर्ण नहीं होती हैं। सामाजिक क्रियाओं के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है, जबकि प्राकृतिक घटनाएं उद्देश्य विहीन होती हैं। आपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न विधि अपनाई। सबसे पहले उन्होंने घटनाओं को चुना,
फिर उन्होंने जो सामाजिक घटनाओं में से कुछ छोटी छोटी घटनाएं चुनी जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। दूसरे चरण में इन छोटी छोटी घटनाओं में से उन घटनाओं को चुना जो कि परस्पर एक दूसरे से संबंधित थे और इस प्रक्रिया से पूर्ववर्ती घटनाओं का पता चल जाता है, अर्थात वे घटनाएं चुनी जो अन्य घटनाओं का कारण है। तीसरे चरण में वेबर ने घटनाओं को 2 वर्गों में बांट दिया। एक तो वे घटनाएं जो कि पूर्ववर्ती थी अर्थात कारण थी, दूसरी वे घटनाएं जो परिणाम थी। यानी ये मानकर चला जाता है कि समाज के अंदर कोई भी घटना बिना किसी उद्देश्य के घटित नहीं होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और हर घटना किसी पूर्ववर्ती घटना का परिणाम होती है। तो उन्होंने दो प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया, एक तो जो कारण थी और दूसरा परिणाम थी। कुछ घटनाएं जो हैं आगे घटित होने वाली घटनाओं के लिए कारण होती है और कुछ घटनाएं जो होती हैं वो उन घटनाओं का परिणाम होती है। तो वेबर ने अपने अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली जो वैज्ञानिक विधि है उसका उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि सामाजिक घटनाएं एक समय विशेष में होती हैं तथा विशिष्ट होती हैं, उनका रिपीटेशन बहुत कम होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है, जनरली रिपीटेशन नहीं होता है, तो वो एक समय विशेष में होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं एक जैसी और बार बार होती हैं। बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश का होना, सितारों की गति, ये जो प्राकृतिक घटनाएं जो हैं वो बार बार एक जैसी हो जाती हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं में सामान्यकरण जो होता है, जनरलाइजेशन संभव है, लेकिन सामाजिक घटनाओं में सामान्यकरण असंभव है। सामाजिक घटनाओं का सामान्यकरण संभव करने के लिए वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाया और इसके लिए उन्होंने पद्धति शास्त्र को आदर्श प्रारूप प्रदान करने के लिए एक महान योगदान दिया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। वेबर ने कहा था कि सामाजिक क्रिया को भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाती है, अर्थात किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उसकी गतिविधियां निर्धारित हो। वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्णय करने से संबंधित 4 बातें बताई थी कि सबसे पहली चीज कि सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वो भूतकाल, वर्तमान तथा भावी व्यवहारों से प्रभावित हो सकती हैं। कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी कहलाती है जबकि 2 व्यक्ति एक दूसरे को अपनी क्रियाओं से प्रभावित करते हैं। प्रतीक किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्रिया करने पे दूसरा व्यक्ति जब उसको रिस्पॉन्स देता है तभी वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। अगर एक साइकिल सवार पैदल चलने वाले व्यक्ति से टकराता है और पैदल चलने वाला व्यक्ति गिर जाता है, दोनों उठते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो सामाजिक क्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट ये कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। समाज में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। तो हम प्रत्येक क्रिया को सामाजिक क्रिया भी नहीं कह सकते। प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क हो तथा सामाजिक क्रिया हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्ति भी परस्पर संबंधित होने चाहिए। उदाहरण के लिए वर्षा आने पर अगर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोलकर लगा लेते हैं तो ये क्रिया अवश्य है, परंतु सामाजिक क्रिया नहीं है। ये क्रिया वर्षा से प्रभावित हुई है, व्यक्तियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का वर्णन किया था: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। ये 4 क्रियाओं के नाम आपको याद रखने हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। आदर्श प्रारूप या आइडियल टाइप। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए
आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। सामाजिक संबंधों में मानव की क्रियाओं के दो अर्थ लगाए जाते हैं, एक वास्तविक अर्थ और दूसरा अनुमानित अर्थ। वास्तविक से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है। दूसरा अमूर्त या अनुमानित वास्तविकता से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक तो ये कि वो खुद कैसा व्यवहार करता है, उसका सेल्फ ओरिजिनल बिहेवियर, और एक समाज उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है। वास्तविक और अपेक्षित व्यवहार में अंतर होता है। आपका जो ओरिजिनल नेचर होता है बिहेवियर का, उसमें, और समाज द्वारा आपसे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसमें, दोनों में अंतर होता है। वेबर अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप कहते हैं। वेबर ये मानते हैं कि वो व्यवहार जो कि समाज के द्वारा नियमों के अनुसार है, व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप है, वही व्यवहार जो है वो आदर्श प्रारूप है, उसको आदर्श प्रारूप के अंतर्गत वो रखते हैं। इनके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है कि समाज के अंदर किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उसको हम आदर्श प्रारूप के द्वारा समझ सकते हैं। धर्म का सिद्धांत। वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इस पुस्तक के अंदर दिया था। और वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया, 6 रिलीजन्स की स्टडी की थी, और ये मालूम करने का प्रयास किया कि धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है। मार्क्स का कहना था कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है। वेबर इसको नहीं मानते। वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष दिए कि धर्म के जिस प्रकार के आदर्श, आचार, प्रवचन या नैतिक मूल्य होंगे, उसी के अनुसार ही समाज की आर्थिक व्यवस्था होगी। उन्होंने 2 धर्म की, उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म जो थी उसकी स्टडी करते हुए बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म था वहाँ पूंजीवाद जल्दी पनपा। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं थी वो इस प्रकार की थी कि व्यक्ति जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो जहाँ ज़्यादा कार्य होगा वहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो अधिक सुदृढ़ होगी। और कैथोलिक धर्म जो था, उस कैथोलिक धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं थी, या बौद्ध धर्म था या जैन और इस्लाम धर्म था, उन धर्मों की जो धार्मिक मान्यताएं थी वो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देती थी, इसलिए वहाँ पूंजीवाद नहीं पनपा। वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर 6 धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण किया। उनका मानना था कि सामाजिक संगठन में धार्मिक और आर्थिक कारक परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वेबर के अध्ययन में धार्मिक कारक निर्णायक सिद्ध हो गया, परंतु वेबर का कहना था कि सभी कारक परस्पर प्रभाव डालते हैं। सिर्फ आर्थिक कारक ही नहीं, धार्मिक कारक ही नहीं, बल्कि धार्मिक कारक के अलावा और कारक जो होते हैं वो भी परस्पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन धार्मिक कारक जो होता है वो निर्णायक था। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण माना जा सकता है, लेकिन वेबर जो थे बहुकारक के सिद्धांत में विश्वास रखते थे कि किसी भी घटना के घटित होने के अंदर सिर्फ एक कारक जो होता है वो ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारक जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जिस धर्म की धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार की थी जो कि पूंजीवाद के विकास के अंदर योगदान देती थी, तो उसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म की धार्मिक मान्यताएं जो थी वो इस प्रकार की थी कि उन्होंने पूंजीवाद के विस्तार के अंदर, विकास के अंदर योगदान दिया। इसके अतिरिक्त कैथोलिक धर्म और यहूदी, इस्लाम धर्म, जैन धर्म जो थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार की थी कि उन्होंने पूंजीवाद के विकास के अंदर योगदान नहीं दिया, लेकिन धार्मिक कारक को इम्पोर्टेंट मानते हुए भी वो अन्य कारकों को भी उतना ही महत्व देते थे। इसलिए उन्हें माना जाता है कि वो बहुकारकवादी सिद्धांत को महत्व देते थे। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। उन्होंने इसकी उत्पत्ति, विशेषताओं, कार्य तथा महत्व पर प्रकाश डाला। वेबर का कहना था कि नौकरशाही व्यवस्था पूंजीवादी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताएं बताई थी कि नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है,
इसमें सत्ता का विभाजन संस्तरण के आधार पर होता है। नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों का बंटवारा तकनीकी के आधार पर होता है। इस संगठन में कार्यकर्ता का जीवन कार्यालय और परिवार में अलग अलग बटा होता है। इसमें व्यापारिक संपत्ति तथा व्यक्तिगत संपत्ति अलग अलग होती है। आमदनी वेतन के रूप में भी होती है। शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी। वेबर ने सत्ता और शक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार अगर किसी शक्ति के पीछे कानून, पद अथवा कोई और वैध आधार है तो वह सत्ता कहलाएगी। सत्ता व्यक्ति को वैध रूप से ऐसे अधिकार दे देती है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों, संगठनों आदि को नियंत्रित करता है। तो सत्ता जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अथॉरिटी के अनुसार उसको पावर मिलती है। अगर किसी के पास अथॉरिटी होती है तो उसके अनुसार उसको पावर मिल जाती है और वो दूसरे व्यक्तियों और संगठनों आदि को नियंत्रित करता है। सत्ता को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक सत्ता और अनौपचारिक सत्ता में उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेबर ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान दिया, जिसको कि हम पद्धति शास्त्र, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप, धर्म का सिद्धांत, नौकरशाही, शक्ति और सत्ता के रूप में स्टडी कर सकते हैं।